A very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि ISPCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी क्या प्रासंगिकता है और इसमें क्या चुनौतियां आती हैं सरकार के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कई बार आतंकी हमले हो रहे हैं, आज इस आतंकी हमले में इसको ढेर कर दिया। तो वर्तमान में आतंकवाद वैश्विक स्तर पर एक बड़ी समस्या बना हुआ है। आतंकवाद की समस्या से प्रभावित होने वाले देशों में भारत गंभीर रूप से पीड़ित देश है की श्रेणी में आता है। आतंकवाद और नक्सलवाद की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967 कब 1967 में आतंक विरोधी प्रावधानों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, आतंकवादी संगठनों को चिन्हित करने और उन पर रोक लगाने में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक एक्ट है। तो इस कानून के निर्माण का उद्देश्य उन गतिविधियों पर अंकुश लगाना है जो भारत की संप्रभुता अखंडता के लिए खतरा बनी हुई है। स्वाभाविक रूप से इसने देश की तथाकथित संप्रभुता और अखंडता के नाम पर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं न कहीं प्रभावित किया है, जिससे न्यायालय को भी प्रायः देश के नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करना पड़ा। गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2018 के आंकड़ों पर अगर आप देखें उनकी जानकारी दें तो यूएपीए के तहत 2017 में, मतलब यूएपीए के तहत जो 2017 में जो सजा दी गई थी वो 49.3% थी। कितनी? 49.3% थी। तो वहीं 2015 में इसकी जो दर थी वो 14.5% है। और 2018 में बात की जाए तो 2018 में 1421। इस तरीके से यहाँ पर यूएपीए के द्वारा लोगों को सजा दी जाती है। अब हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आखिर ये यूएपीए से तात्पर्य क्या है, यूएपीए क्या है। तो देखिए, यह गैर कानूनी गतिविधियों, जैसे कि इसका नाम में ही लिखा हुआ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है यूएपीए 1967, तो यह उन कार्यवाहियों से जो व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय या फिर देश की अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है, जैसे कि नक्सलवाद, आतंकवाद। यह कानून संविधान के आर्टिकल 19 के द्वारा जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शस्त्रों के बिना एकत्र होने, संघ बनाने के अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आरोपित करता है। क्या करता है? युक्ति युक्त प्रतिबंध आरोपित करता है। 2019 में इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न संशोधन किए गए थे, जिससे इस कानून में कुछ कठोर प्रावधान भी यहाँ पर जोड़े गए थे। अब हम देख लेते हैं कि इससे क्या संशोधित प्रावधान यहाँ पर जोड़े गए थे, उनके बारे में हम एक बार बात करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ बात करें संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना है, ताकि तथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कराना है। मतलब क्या है इसका? मतलब देखो, मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमें कहीं पर पता चलता है, आपने अभी सुना होगा कहीं पर एप्पल का जो बागान है वहां पर एक आतंकवादी मुठभेड़ हुआ था जिसमें बहुत सारे आतंकवादियों को ढेर किया गया। ये क्यों किया? कि ये यूएपीए के तहत किया गया और उनको मतलब ढेर करना है वहां, यहाँ तक कि जो एक आतंकवादी संगठन का जो सरगना होता है उसको आतंकवादी घोषित करना भी इसका एक प्रावधान होता है। संशोधित प्रावधानों द्वारा महानगरों व शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले विचारकों के ऐसे समूह पर भी कार्रवाई की जाएगी जो युवाओं को आतंकवादी या विध्वंस गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाते हैं। जैसे कि आपने स्लीपर सेल का नाम सुना होगा। स्लीपर सेल भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी बेबी, अक्षय कुमार की मूवी है, बेबी मूवी है, कई बार देखना आपको, उसमें समझ में आएगा कि आखिर स्लीपर सेल क्या होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे ये लोग आतंकवादी संगठन उनसे अपना कार्य करवा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। वो स्लीपर सेल्स हो जाते हैं और जो आतंकी हमले होते हैं
नाम उन स्लीपर सेल्स का आ जाता है। ये फेसबुक के तहत और जो भी इंटरनल सिक्योरिटी को ये भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो संशोधित प्रावधानों में इसको भी शामिल किया गया। उसके बाद यह संशोधन उचित प्रक्रिया तथा पर्याप्त साधनों के आधार पर किसी व्यक्ति को आतंकवादी ठहराने की अनुमति देता है। गिरफ्तारी या जमानत संबंधी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, जिसको हम निया बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, की जो महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी होता है जिसके द्वारा आतंकवादियों की गतिविधियों का ये अर्जित आय बनी हुई है। मतलब अगर कि निया के जो महानिदेशक है ये पता चलता है कि ये एजेंसी आतंकवादियों को फंडिंग करती है, तो उसकी संपत्ति को पूरी तरीके से जब्त करने का इनको अधिकार होता है। नेशनल चेस एजेंसी के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, निया भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। 2018 में इसकी स्थापना की गई थी, या फिर ये 2008 में ये जो मुंबई हमले के पश्चात इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रित एजेंसी की जरूरत महसूस हुई, तब हमने निया की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद निया मानव तस्करी से संबंधित जानकारियों के लिए भी निया का उपयोग किया जाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, निया का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। संशोधित प्रावधान में सरकार द्वारा आतंकवादियों से संबंध रखने वाले संदेहबाज जो व्यक्ति होते हैं उनका खुलासा करना इस्लामिक स्टेट में युवाओं को शामिल होने वाली घटनाओं के बाद लिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अगर परमाणु आतंकवाद के कृत्यों का दमन करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की दूसरी अनुसूची में भी इसको शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर हमने क्यों यूएपीए में संशोधन किया। ये हमारे लिए यहाँ से मेन मुद्दा उभर कर आता है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि आखिर संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए, जब कोई व्यक्ति आतंकी कार्य करता है या आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आतंकवाद को पोषित करता है, वह आतंकवाद को बल देने के लिए धन मुहैया कराता है, आतंकवादियों के सिद्धांत को युवाओं के मन में स्थापित करने का काम करता है, जो ब्रेन वॉश होता है वो करने का काम करता है। और पूर्व में निर्मित किसी भी कानून में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर आतंकवादी घोषित करने का कोई भी प्रावधान नहीं था। मतलब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो आईपीसी है उसमें ऐसा कोई भी कानूनी जो प्रावधान है वो नहीं था जिसमें ये लिखा हो कि ये कृत्य करने पर इस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। तो इसीलिए जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते हैं, जबकि ऐसे दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना यहाँ पर आवश्यक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि पूर्व में ऐसे कोई भी कानून नहीं है। संशोधन प्रावधान के अनुसार कौन हो सकता है आतंकवादी, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ये आपके आंसर राइटिंग में काफी काम आएगा। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसा कोई काम करने वाला व्यक्ति समाज और उससे वर्ग को डराने की अगर कोशिश की जाए या आतंकवाद कहलाता है। ठीक है, संशोधित प्रावधान केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है या उन्हें करता है या उन्हें करने का प्रयास करता है या फिर उस व्यक्ति को आतंकवादी पोषित करता है, तो उस व्यक्ति को आतंकवादी करार कर दिया जा सकता है। इन्हीं आधारों पर संगठन को भी आतंकवादी संगठन करार किया जा सकता है। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है यदि वह आतंकवादी कार्यवाही करता हो या उसमें भाग लेता हो, आतंकवादी घटना को अंजाम देता हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो या फिर अन्य गतिविधियों में वह अन्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये इस अधिनियम के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए, यह अधिनियम भारत सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है, जिससे भविष्य में राजनीतिक द्वेष अथवा किसी अन्य दुर्भावना के आधार पर दुरुपयोग की आशंका यहाँ पर बनी हुई होती है। तो ये यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस संशोधन में आतंकवाद की एक निश्चित परिभाषा नहीं है। इसका नकारात्मक प्रभाव यह भी हो सकता है कि सरकार व
कार्यान्वयन एजेंसी आतंकवाद की मनमानी व्याख्या द्वारा किसी को भी प्रताड़ित कर सकती है। यह संशोधन का अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा सकता है। इस संशोधन में किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देता है, जो किसी आतंकी घटना की निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकता है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, परंतु संशोधन निया को संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है, जो राज्य पुलिस के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर इसकी थोड़े से ये बैक पॉइंट है जिस पर सरकार को थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। आतंकी घोषित व्यक्ति के अधिकार क्या क्या होते हैं, देखिए। यदि किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जाता है तो वह व्यक्ति गृह सचिव के समक्ष अपील कर सकता है। गृह सचिव 45 दिनों के भीतर अपील में निर्णय लेना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, रख लीजिए बिल्कुल दिमाग में। फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ, यदि किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है तो वह व्यक्ति गृह सचिव के समक्ष अपील कर सकता है। गृह सचिव 45 दिन के भीतर अपील पर निर्णय लेना होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार एक पुनर्विचार समिति बनाएगी। इस समिति का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं और पुनर्विचार समिति के समक्ष आतंकी घोषित संगठन या फिर व्यक्ति की जो अपील कर सकता है वहां पर सुनवाई की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसका निष्कर्ष या इसका वे फॉरवर्ड या फिर आगे की राह क्या हो सकती है। देखिए, आतंकवाद व अन्य विध्वंसक गतिविधियों से निपटने के लिए भारत एक कठोर कानून की आवश्यकता है। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम मतलब यूएपीए 1967 आतंकवाद से निपटने के संदर्भ में भारत के प्रयासों में एक कारगर उपकरण सिद्ध हो सकता है। हमें इन तथ्यों पर ध्यान देना होगा कि देश की सुरक्षा के लिए कठोर कानून के निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण उनका दृढ़ता से क्रियान्वयन करना और इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के कठोर कानून का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि अगर इस तरीके के कठोर कानून का दुरुपयोग होता है तो फिर इनकी जो प्रासंगिकता है वो कहीं भी एक ठहर जाएगी, मतलब उनकी जो प्रासंगिकता है वो रह नहीं पाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।